अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। सियासी उफ़्क़ पर, पाकिस्तान के सियासी उफ़्क़ पर बड़ी गहमा गहमी है। ज़ाहिर है इलेक्शन की आमद है। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनको अल एवन फील्ड रेफरेंस में और दीगर एक और भी हमारा वहाँ पे केस था उसमें भी, और उनको अदालतों की तरफ से बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे पूरी लीगल कार्रवाई के बाद रिलीफ भी मिल रहा है। इसके साथ साथ बाकी जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, कुछ हरीफ पार्टियाँ हैं, हरीफ शख्सियात हैं, वहाँ भी अब बड़ा शोर व गुगा है और लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से मिलेगा, इलेक्शन कमीशन से, या क्या ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद चाहते हैं ये जो लोग इसके जो नाक़िद हैं। तो इसमें आजकल बिलावल भुट्टो जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी बड़े एक्टिव हैं। और अब पीटीआई का जो मैसेज जो कुछ लोग निकले तो उसमें तहरीक इस्तेकाम पार्टी भी है और दीगर पार्टीज़ भी अपनी अपनी जगह, JUIF भी इस सियासी मैदान में उतरी है और अपनी अपनी जगह MQM है, छोटी बड़ी तमाम जमातें, ANP है। गर्ज है कि जितने भी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना प्रोग्राम, लोगों को कुछ अपना माजी, कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शन के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब वहीद गुल साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जनाब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं रियाद से, सऊदी अरब से, रियाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अदील राना साहब। अदील राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम हमारे लिए स्पेयर किया। जनाब वहीद गुल साहब, एक तो मुबारकबाद कि इतनी पी काटने के बाद बिल आखिर एवन फील्ड रेफरेंस में बरीयत मिली, और दीगर भी जो एक दो और केसेस हैं उनके बारे में भी यही शुनीद है कि उनमें भी उन्हें मिल जाएगा। इसमें जो उनके नाक़दीन हैं वो अब, पहले तो अदालतों से इंसाफ की डिमांड करते थे, अब अगर अदालतों ने कोई फैसले किए हैं तो अब अदालतों पे उंगलियां उठा रहे हैं कि जनाब ये तो सारा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया, कहीं से कोई इशारा आया, अदालतों ने फैसले महफूज कर लिए, फिर बाद में कहीं से मशावरत या दबाव के तहत मियां नवाज शरीफ के हक़ में दे दिए फैसले। जनाब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी जी। और यकीनन ये एक मुबारकबाद का ही दिन है, हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि बात सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि ये वो फैसला था जिसने पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है वो इसको याद रखा जाएगा। अगर जिस तरह से अदालती फ़ैसलों के अंदर जो है वो किसी अच्छे फ़ैसले की बुनियाद बन जाती है और उसकी मिसाल जो है वो फ़ैसलों में दी जाती है, नज़ीर बन जाती है और नज़ीर बन जाती हाँ है। जी। और इसी तरह से अदालती तारीख़ के अंदर ये एक बुरे फ़ैसलों की जो है वो एक तारीख और एक नज़ीर के तौर के ऊपर जो है वो इसको कभी भी फरामोश नहीं किया, जिसको कुछ लोग वो ब्लैक लॉ भी कहते हैं। मियां साहब खुद भी कह रहे थे ना, बिल्कुल ये ब्लैक लॉ कि ब्लैक डिक्शनरी, ब्लैक लॉ क्या चीज है। और ये वो फैसला था कि जिसने एक तरफ जो है वो मुंतखब वजीर आजम को जो है वो ना सिर्फ जो है कैद की सजा सुनाई, ना सिर्फ उनकी बेटी को, उनके दामाद को एक झूठे मुकदमात में फंसा के, बल्कि जो इसके असरात थे वो आज तक जो है वो पाकिस्तान की कौम जो है वो उसको जो है वो भुगत रही है। और मईशत की जो दरगू हाली नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद हुई वो तो पूरी कौम ने देखा। ये वही नवाज शरीफ साहब थे कि जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जा बजा लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लेकर जो है वो पेशावर तक और पेशावर से लेकर गवादर तक जो है वो मोटरवे का जा बजा तौर के ऊपर जाल जो है बिछाए जा रहे थे और एयरपोर्ट्स को जो है वो तोसी और तरक्की दी जा रही थी। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक पहला इस्लामिक जो है वो एक ताकत बनकर जो है वो उभरा। और इतने प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए तो नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके उनको जवाब दिया। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये फैसला जो है ये सिर्फ जो है इसके असरात जो है
वो नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर ही नहीं पड़े, बल्कि पूरी कौम और पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इसके असरात पड़े, और जिसका खमियाजा हमने एक जला वतनी की सूरत में भुगता, और हम जैसे पॉलिटिकल वर्करों ने जेलों में जाके भुगता, और शदीद तरीन जो है वो तशद्दुद का निशाना जो है वो हमें बनाया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारी लीडरशिप का कसूर क्या था? क्या वही कसूर था कि जो अभी मैंने वो तरक्याती मंसूबे उनके गिनवाए, क्या यही कसूर था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत जो है वो बनाया गया? और हमारा कसूर यही था कि उस वक्त के मतलकल अनान जो ताकतें थी उनके आगे नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सर नहीं झुकाया। तो मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पर आपने जिस तरह से ये मुबारकबाद दी है, ये मुबारकबाद मेरे लिए नहीं है, ये मुबारकबाद पूरी कौम के लिए, पूरी पाकिस्तान के लिए है। और आप देखेंगे कि जैसे ही नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की उम्मीद बनी, आपके स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर लैंड करते हैं तो ये उम्मीद बन गई ताजरों के अंदर, और पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक जान आना शुरू हो गई। और आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक रिकॉर्ड जो है वो बनता जा रहा है। 61,000 तक चला गया इंडेक्स। बिल्कुल, ये वही स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वहीदुल साहब आपकी इजाजत हो तो हम जरा अदील राणा साहब से भी बात करें। अदील राणा साहब, इस वक्त मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, यकीनन जैसे भी वहीदुल साहब ने भी कहा, वो तो इकोनॉमिक जो हमारे मसाइल हैं, और किस तरह एक चलता हुआ निज़ाम को रोका गया, किस तरह उसको बाकायदा सबताज किया गया, और पूरे का पूरा, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कहते थे कि दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक, यानी पूरे निज़ाम को एक रिवर्स गियर पे लगा दिया गया। अब उसको बड़ी मुश्किल से जाके हमें कहीं अब ये IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला, और फिर आगे बढ़ने के लिए असर नौ काविशें करनी पड़ी। इसमें हाल ही में एक आसिफ अली जरदारी साहब का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ज़राअत जो हमारा चूंकि एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, बल्कि नंबर 1 रिसोर्स है, तो उस पर अगर फोकस किया जाए तो उससे बहुत सा सरप्लस पैसा वैल्यू एडिशन करके तो उससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो मसाइल हैं उनमें से निकला जा सकता है। जनाब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अपने मुबारकबाद दी वहीदुल साहब को, बिल्कुल मैं उस पॉइंट से कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि ये असल में निजाम की अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। जब ये डॉन लीग से मामला शुरू हुआ था, और जो अभी कल के उस पे, और अभी एक अल अजीजिया भी रेफरेंस रहता है, या मसला पर्सनालिटीज का, कुछ पर्सनालिटीज हावी हो जाती हैं। ये भी निजाम नहीं जीता, लेकिन लोग जो हैं वो अपने जो मोहरे हैं वो हिला जुला रहे हैं। उस वक्त भी गलत था, और इमरान खान की दफा भी गलत है, और अभी भी जो है अगर निजाम बेहतर हो जाए तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि हमारे जजेस प्रेशर में आके कभी खिलाफ फैसला दें और कभी हक में फैसला दें। तो पीपल्स पार्टी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था बेनजीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और उसमें बाकी पार्टीज भी शामिल थी, उसका यही मकसद था कि निजाम को और चलने भी दिया जाए और बेहतरी की तरफ माइल किया जाए, बजाय इसके कि किसी एक शख्स की पसंद या नापसंद के ऊपर लोगों की सिलेक्शन या डी सिलेक्शन हो। तो ये तो सर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जरदारी साहब बिल्कुल बार बार उन्होंने, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उन्होंने दो चीजों के ऊपर बड़ा फोकस किया है। एक तो पाकिस्तान के पास मैन पावर बहुत ज्यादा, 180 मिलियन या अभी तो 240 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी रिसोर्स हैं। और उसके बाद हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारे पास जो कराक्रम का और हिमालय का जो पानी आता है, जो दरियाओं का पानी आता है, वो हमारे खेतों को सैराब करता है, और उसके बाद फिर मादनियात। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा उनका पॉइंट है जरदारी साहब का। मेरा ख्याल है जनरली इन तमाम कुव्वतों को, इतनी अच्छी सोच के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, और इन तमाम रिसोर्सेज को पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपने कहा वहीदुल साहब के जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की आमद से वो मुआशी हमारे यहाँ एक ऐसे इंडिकेटर इशारिये मिल रहे हैं, ऐसा इंदिया मिल रहा है कि ये हुकूमत जो है ये आके, अगर ये हुकूमत में आते हैं, ये तो वोटर ने फैसला करना है ना जी, तो हुकूमत में अगर आते हैं तो ये मुआशी एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। ये मैं अगले दिन मैंने इसहाक डार साहब से भी रब्ता किया, मुबारकबाद भी दी, और मैंने कहा जी कोई थोड़ा बहुत आइडिया अगर हम आवाम से शेयर करें, तो कहते हैं कि हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आम वोटर को भी ये एतमाद है इस बात पे
कि यहाँ पे काम अब किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बजाय कि सिर्फ खोखले नारे जो एक हमारे यहाँ ये भी एक वतीरा रहा और जिससे पूरे का पूरा सिस्टम ही बिल्कुल धर्म भरम होकर रह गया। जी देखिए, पिछले दिनों भी अभी ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात अच्छा जो वो की और उन्होंने ये कहा कि अवाम को चाहिए ये कि वो चेहरों की बजाय जो है वो किसी भी पार्टी के मंशूर को देखे कि उसका मंशूर जो है वो क्या कहता है, ठीक है, और फिर उस मंशूर के तहत अगर उसको आप इक्तदार के अंदर लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो 1 साल के बाद उसका जो है वो रिव्यू होना चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो इस पार्टी ने वो कितना अमल दरामद किया। हाँ। अगले साल फिर करना चाहिए और फिर 5 साल के बाद जो है वो उसका एहतसाब हो सकता है कि आया जो कौम को जो है वो नारा दिया गया था उस पे अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। ये तो देखिए आप जैसे 1 करोड़ नौकरियों वाला वो तो नहीं आप कह रहे हो? मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर 50 लाख घर जो थे, एक पार्टी जो है अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं इतने लाख जो है वो नौकरियां दूंगा और इतने करोड़ जो है वो मैं घर बनाकर दूंगा, तो फिर कौम का ये हक बनता है कि वो उनसे पूछें कि जनाब आपने ये नारा दिया था हमें, नौजवान उनसे पूछें तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं हुआ। फिर वहां तो आलम यह है ना कि पंजाब जैसे सूबे के अंदर जो है वो आप बुजदार साहब जैसे को चीफ मिनिस्टर बना के आप ये तवक्को करें कि वो जो है वो नौकरियां जो है वो क्रिएट करेंगे, वो आप ये तवक्को करें कि वो लोगों को घर बनाकर देंगे। फिर तो यही होगा कि जो कुछ इस कौम के साथ हुआ कि जो नौकरियां जो लगे भी हुए थे लोग वो भी अपनी नौकरियों से जो है मईशत की बर्बादी के साथ जो है उनकी जॉब जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। तो मैं समझता हूं कि जो बात आपने कही कि अवाम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, देखिए अवाम ने जो नवाज शरीफ साहब का जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उस वक्त का दौर जो है वो उनको बड़ा बाखूबी याद है, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं तो बड़ा बाखूबी जो है वो उनको याद है कि किस तरह से जो है वो इस पार्टी का और इस लीडरशिप का जो है वो एक आम बंदा जो है वो महवर है। लेकिन वही गुल साहब को 16 माह का जो टेन्योर है उसमें लोग बहुत 16 माह का जो टेन्योर है मैं उसके ऊपर भी बात करता हाँ हूं, लेकिन जो आपने सवाल किया मैं उसका पहले जवाब दे दूंगा आपको कि नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो है वो सबसे पहले रोजगार स्कीम जो है वो लेकर आए कि ताकि एक आम आदमी को जो है वो टैक्सी चला के बस चला के और जो है वो अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके, और अगर जो बिजनेस चल रहे थे उनके अंदर भी जो है वो उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दी जाती थी। इसी तरह से हेल्थ कार्ड का क्रेडिट लेने की बहुत कोशिश की पीटीआई ने, लेकिन आप तो मियां सैफुर रहमान साहब आप तो एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं कि जहां आप अंदर की बातों को निकालते हैं और आने वाली चीजों को आपकी नजर जो है वो देख रही होती है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी वो पहले वजीर आजम थे कि जब उन्होंने डीजी खान के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो इस हेल्थ कार्ड का अजरा जो है वो किया, और इसी तरह से 24 घंटे की जो इमरजेंसी थी वो पहली दफा हमारी हुकूमत के अंदर भी जो है वो उसको फ्री ऑफ कास्ट किया गया कि इमरजेंसी जितनी है वो उनके अंदर अगर बंदा जाए तो उसको कोई उनसे जो है वो पैसे फ्री जो बंदा इमरजेंसी के अंदर जाएगा, और अस्पतालों में इस्लाहात लेकर आएंगे। और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने जब दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी तो उसके ऊपर उनको बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उन्होंने दानिश स्कूल रख के वो पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद थी। ये मैं उनके साथ मैंने ट्रैवल किया हुआ। आज आप देखें, आपने ट्रैवल किया है, वो कौम को बताएं कि वहां किसी एमपीए एमएनए किसी मिनिस्टर किसी ताजर और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा और बेटी दाखिल नहीं हो सकते। उसका मेरिट एक ही है कि उसके अंदर यतीम बच्चा और गरीबों के मजदूर का बच्चा और बच्ची जो है वो दाखिल हो सकते हैं, और उसकी एजुकेशन का लेवल जो है वो एचईसन से कम किसी सतह का भी नहीं है। और उसका जो बोर्डिंग हाउस है वहां जो खाने का म्यार है वो मैं नहीं समझता कि कहीं बहुत अच्छे होटल से जो है वो उसको तशबीह दी जाती है। और जो प्रोटोकॉल आज उस यतीम बच्चे और बच्ची को हासिल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर
आज वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वो बच्चे वहां से निकलकर नाम रोशन कर रहे हैं, वो अमेरिका में जाते हैं तो वहां से वो गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आते हैं। अदील राणा साहब, आज बिलावल साहब ने भी ये बात की है और तकरीर करते हुए यौम तासीस एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने भी यूथ पे फोकस किया है। ये शहबाज शरीफ साहब भी बिलखुसूस ये यूथ का बड़ा जिक्र करते रहे, उनको यहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भिजवाया, कैम्ब्रिज भिजवाया, ओरिएंटेशन कराई। तो ये जो मेरा ख्याल है यूथ के लिए तो ये अच्छी खबर है कि तमाम बड़े लीडर, तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं अब वो फोकस कर रही हैं कि ये जो आपके पास एक इंसानी तवानाई का इतना बड़ा एक समंदर मौजूद है, ये पोटेंशियल इतना मौजूद है, उसको अगर हम प्रॉपर्ली एक्सप्लॉयट करें, हार्नेस करें इस एनर्जी को, तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, बजाय कि हम लोगों के आगे, IMF के आगे हाथ फैलाएं। जी बिल्कुल सर, वेल सेड सर, बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट्स को इस तरफ जाना चाहिए और यूथ ही के हाथ में कुंजी। अगर हम इस वक्त देखें तो हमारे कोई 65% जो आबादी है वो 30 साल से कम उम्र की है जी। तो इसका ये मतलब है कि हम ये उनके पास, उनको भी हम तैयार भी कर सकते हैं और फर्दर जो हमारे फ्यूचर गोल्स हैं उनके लिए भी तैयार कर सकते हैं। तमाम पार्टीज को अपने मंशूर में ये बात शामिल करने की जरूरत है कि वो यूथ को एक बेहतरी के मौके दें। उनकी स्कूलिंग से लेके दानिश स्कूल बिल्कुल ठीक है, एक अच्छा एस्पेक्ट है, लेकिन ये इसको डिसरप्ट होना चाहिए, इसको मजीद फैलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह स्कूलों से लेके यूनिवर्सिटीज और उसके बाद नौकरियों की जो उनकी तलाश है उसमें उनके लिए आसानी होनी चाहिए। उनके जो मौके बाहर मौजूद हैं ये वहां से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाए। और ये मेरा ख्याल है इसमें कोई मजाका नहीं है कि मिडिल ईस्ट जो है इस वक्त बड़ी मार्केट, जहां पे मैं भी बैठा हूँ, एक ग्रोथ की मार्केट है। इसका एक प्रॉपर चैनल बनाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो हमारे ओवरसीज के मिनिस्टर्स हैं वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी कई ऐसे जालों में फंस जाते हैं कि यहाँ पे आकर उन्हें वो प्रॉपर नौकरी नहीं मिलती। जबकि बाकी ममालिक में, जिनमें मैं इंडिया की बात करूंगा, फिलीपीन की बात करूंगा, इन लोगों ने ऐसे प्रोसेस बनाए हैं कि वो पाकिस्तान में या अपने मुल्कों में वो ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उन्हें तैयार करते हैं, कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज करवाते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट करते हैं और एक लीगल वे में करते हैं और पूरा फॉलो अप रखते हैं साथ। जी बिल्कुल। जबकि हम देखते हैं पाकिस्तान में सिर्फ एजेंट्स या अपनी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बट माशरती जो उनकी एफिलिएशंस हैं उसके जरिए, वो अपने कनेक्शंस के जरिए लोगों को धोखाधड़ी और उसमें फंसा देते हैं। और जो ठीक ठाक घर रह रहे होते हैं वो जो कर्जा लेके पहुंचते हैं तो उनके पास ये नहीं होता कि वो वापस अपनी अमाउंट भिजवा सकें, अपने आप को अपना खर्चा चला सकें। तो इसको चैनलाइज करने की जरूरत है। हम ये देख, लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन क्या है हमारी वर्कफोर्स का मिडिल ईस्ट में? हार्ड वर्किंग, उनकी एक्सेप्टेंस है वहां पे? बिल्कुल सर, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, पाकिस्तानी लेबर, पाकिस्तानी जो कस्टमर सर्विस के अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो लोग हैं, इनकी बड़ी वैल्यू है और बड़े अच्छे, बड़े बेहतर ये लोग हैं। सिर्फ ये है कि राइट अपॉर्चुनिटी राइट पीपल के पास पहुंचे और वो यहाँ पे उनकी खपत हो। अगर पाकिस्तान के देखा जाए 1 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, उनमें से तकरीबन 45 लाख यानी 45 to 50% गल्फ के ममालिक में। सही तो बात। और ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, ये मजीद ग्रो हो रही हैं और इसको बहुत तेजी से कैप्चर कर रहे हैं बाकी ममालिक। तो पाकिस्तान की यूथ को भी चाहिए, गवर्नमेंट को अपने मंशूर का एक हिस्सा, जैसे अभी साद रफीक की बात उन्होंने कोट की, 1 साल बाद रिव्यू करना बिल्कुल ठीक है, इस मंशूर को वैलिडेट करना और उसको हमने ये देखा कि हमारे कुछ इदारों के बड़े अच्छे सेटलमेंट्स हैं इन ममालिक में, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पूरा एक सेटअप होता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब वहीद गुल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है जनाब अदील राणा साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाद। और पूरा पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी जो मंजरनामा है उस पर बात हो रही है। जी वहीद गुल साहब, तो चूँकि मसाइल तो हमारे यकीनन मुआशी बुनियादी वो मसाइल हैं, लेकिन एक साथ साथ एक मुआशरे में एक गदर की सी कैफियत है। हमने इतनी नफ़रतें कुछ पाल ली हैं, ओए तोए की सियासत, ये कभी कभी पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आप देखें ना 7 दिहाइयाँ हो गई हैं। इतना गदर, इतनी बुरी हालत पहले मुआशरे में इस तरह नहीं देखी। तो ये इसको तो, और फिर इस्लामी मुआशरा, हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग, उनके तो ज़ुबान में शीरीनी होनी चाहिए, बजाय कि हम ओए तोए कहें, किसी को चोर डाकू कहें। ये चीज़ें, ये शाइस्तगी जो ख़त्म हो गई है, ये तो मेरे मईशत से भी बड़ा मसला बन गया। देखिए, पहले तो मैं अदील राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
दानिश स्कूल की जिस तरह से जी, तारीफ की जी। और कहा कि इस काम को जो है वो अरे और वो आगे बढ़ाने की मैं खुद शहबाज शरीफ साहब के साथ जरूरत। 3-4 मरतबा उनके हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करता रहा। जी। मैं बल्कि हैरान हुआ एक दफ़ा वहीद गुल साहब के, हमें वो ले गए एक जगह में, चिश्तियाँ था गालिबन, मुझे वो याद है। बच्चों ने पेंटोमाइम शो दिखाया, तो मैंने सीएम साहब को कहा, मैं सीएम साहब ये तो अमेरिका या इंग्लैंड में हम देखते हैं, ये आपने एक गाँव में ये चीज़ दिखा दी। तो बच्चे बिल्कुल गरीबों के थे। ये बात वाकई खुश आइंद है कि हम सब लोग काम करें इस तरह के लोगों को, बिल्कुल। डाउन ट्रॉडन तो लोगों को। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये है जमहूरियत का हुस्न, और ये हमने सीखा है मिसाक जमहूरियत से। यानी आप देख रहे थे कि एक वक्त वो था कि जब बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से लेके पॉलिटिकल वर्कर तक जो है दुश्मनी वो किसी दस्ते गिरबान नजर जी आते जी थे। बिल्कुल। लेकिन जब जमहूरियत मिसाक जमहूरियत हुई और हमने ये समझा कि ये तो इस लड़ाई के अंदर कौम पिस रही है और हाँ। ये लड़ाई पैदा करता है डिक्टेटरशिप की, हाँ। तो उसके ऊपर जो है आज आप जो है वो पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल भी देख रहे हैं और हमारी लीडरशिप का भी देख रहे हैं। आज ही मैं बिलावल साहब को सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने कहा हमारा जो झगड़ा है वो किसी भी दूसरी पार्टी की लीडरशिप से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि हमारा तो जो झगड़ा है वो तो उस काम से है कि जिसकी वजह से जो है वो लोग गरीब से गरीब तर जो है वो होते जा रहे हैं। तो यकीनन आज इस बात की जरूरत है, जिस तरह से आपका सवाल आपकी तरफ से आया, यकीनन जो है ये चीजें किस तरह से ठीक होंगी? ये चीजें इसी तरह से ठीक होगी कि जब मुंतखब हुकूमतों को जो है वो 5 साल जो है वो काम करने दिया जाए और वो काम करने के बाद जो है वो अगली मर्तबा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो अवाम के पास जाए। तो इस चीज का तो मौका ही नहीं आता। किसी को 3 साल, किसी को 2.5 साल दरमियान में एक कार्टून लगा दिया जाता है, जो है वो घर जो है वो चलता किया जाता है, और उसके कंधे भी जो हैं वो, मैं मादरत के साथ मुझे कहने दे कि ये कुछ सख्त अल्फाज होंगे कि जो कंधे जो इस्तेमाल होते हैं वो भी किसी और के नहीं, वो अदारा जाती है हमारे कंधे, पॉलिटिकल जमातों को जब इस्तेमाल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि मिसाक जमहूरियत से बढ़कर जो है वो एक कदम एक और जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान जो है वो इस बात पर कंसेंसस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी तौर के ऊपर भी जो है वो मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका रास्ता जो है वो हम नहीं देंगे। हाँ, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जमातें जो हैं वो यकीनी तौर पर क्रिटिसाइज जरूर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पीटीआई के दौर में एक बाहर का पढ़ा लिखा लीडर जिसके बारे में ये तसव्वुर किया जा रहा था कि यकीनी तौर के ऊपर वो एक कौमी हीरो तो था ना क्रिकेट की शक्ल में, और उसके जो है वो लाखों हजारों जो है फॉलोअर्स तो थे, फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद थे। लेकिन उन्होंने अपने तर्ज अमल से आज जो है वो दस्ते गिरबान कर दिया भाई को भाई से, और पार्टियों को आपस में लड़ा दिया, और सिर्फ गलीत इल्जामात और गालियों के कल्चर को परवान चढ़ाया जो है। और जिस तरह से जो है वो मसनूई, मैं तो कहूँगा कि जजों को लाकर जो है वो बिठाया गया, और जिस तरह से इवन फील्ड जैसे फैसले किए गए, और जो है वो फैसले ही नहीं किए गए बल्कि ये कंट्रोवर्सी आप ये देखें कि शायद दुनिया की तारीख में इसकी नज़ीर ना मिलती हो कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही हो कि इन्वेस्टिगेशन का किरदार, बाकायदा निगरानी की जा रही है ट्रायल की, फिर निगरान जज जो हैं वो मुकर्रर करके जो है वो फैसले लिए जाएं, और किसी को वीडियो दिखाकर जो है वो स्पेशल जजों के जरिए से लीडरशिप के खिलाफ, मकबूल लीडरशिप के खिलाफ जो है फैसले लिए जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये वो पाकिस्तान की जो तारीख है जिसने दुनिया के सामने हमारे चेहरे को ना सिर्फ स्याह किया बल्कि हमारी मईशत को तबाह बर्बाद किया, हमारी सियासत की बर्बादी का आगाज जो है वो इससे हुआ। मैं तो समझता हूं कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर चाहे कोई और मुतालबा करे ना करे, इन जैसे जालिमों को, ऐसे जजों को, ऐसे निगरानों को जरूर जो है वो कटेरे में लाकर जो है अकाउंटेबिलिटी को जो है वो कौम, वो देखिए मेरा एहतसाब तो वोट के जरिए से होता है, हल्के की आवाम करती है, तो मेरे लीडरशिप का तो जो है वो एहतसाब होता है। तो अगर जो है वो एहतसाब ना हो और उनका ना हो,
जो ताकत के महबर समझे जाते हैं और जो मुंतखब हुकूमतों के तख्तों को उल्टा दिए जाते हैं, उनसे जो है वो कोई पूछने वाला ना हो। अब अदील राणा साहब को लेते हैं। अदील राणा साहब, ये जैसे अभी इन्होंने बात की, तो इससे एवनफील्ड केस में एक खास जो नुक्ता है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो ये है कि अदालतों ने फैसला कर, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसमें बाकायदा कहा जी ये गॉडफादर, ये यूनियन सिसिलियानो, और ये मुझे याद आ जाता जुल्फकार अली भुट्टो का केस, क्योंकि वो भी एक अदालती मर्डर के तौर पे दुनिया में अब भी बड़े बड़े मरूफ कानूनदान कहते हैं। एक आध जज साहब थे, उनसे मैंने बराह रास्त भी सवाल किया, उन्होंने कहा जी वाकई हम पर दबाव था, वो फैसला हमारा एक बड़ा स्याह बाब है हमारी जुडिशल हिस्ट्री का। तो ये जो तजावज़ है जिसमें डिक्टेटरों को बाकायदा इजाज़त दे दी जाती है कि आइन में आप तरमीम भी कर सकते हैं, ये तर्ज अमल जो है, ये भी मेरा ख्याल है इसने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यानी जो नुकसान पहुँचाया, हमारे मईशत को, मुआशरे को, सियासत को गदला दिया है। जी सर, इसमें बिल्कुल मैं आज पीपल्स पार्टी अपना 56वां यौम तासीस भी मना रही है, तो एक हमारी जो सेटिंग्स होती हैं पीपल्स पार्टी की, वो बेसिक एक तरह के स्टडी सर्कल्स होते हैं, तो उसमें हम एक दूसरे को पॉलिटिकल हिस्ट्री से रोशनास करवाते हैं, बताते हैं और अपने आप को भी रिवाइज करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर, इन्होंने हमेशा डिक्टेटरों ने जो है, एस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया पाकिस्तानी जो आम लोगों का मफाद है उसके खिलाफ। और अगर अब चाहे वो मौलवी अनवारुल हक था, वो उस वक्त भी गलत था, अगर वो इफ्तिखार चौधरी ने कुछ किया तो वो भी गलत था, और अगर कोई भी पार्टी उस वक्त उनके इफ्तिखार चौधरी के हक में बात कर रही थी या उनको मुराद मिल रही थी तो वो भी गलत था। और बेसिकली अभी जो कल का डिसीजन हुआ है, ये बेसिकली कोई अवामी, हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरा एक सिलसिला रहा, बिल्कुल एक दुआएं रही, साथ की चीजें होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली ये रिवर्सल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टांस ही हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो गलती की थी या जो पहले करवाई गई उसको उन्होंने रिवर्स किया, उसको ठीक किया। लेकिन मसला हमारे लिए, पॉलिटिकल क्लास के लिए ये है कि हम लोगों की एनर्जीज, हमारी फोर्सेस, हमारी कौम की एनर्जी, हमारे प्राइम टाइम टॉक शोज, हम जो मीडिया पे गुफ्तगू करते हैं, हमारा सारा जो एनर्जी है वो इस पे चली जाती है कि हम इनको डिस्कस करते हैं उनकी, और हम बजाय इसके कि हम लोगों की माशी तरक्की पे बात करें, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एक्सपोर्ट्स पे बात करें, हम एस्टेब्लिशमेंट के इन हथकंडों के ऊपर बात करते हैं जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जैसे हमने चार्टर्ड डेमोक्रेसी की बात की वहीद गुल साहब ने, मेरा ख्याल है अब एक इकोनॉमिकल सीओडी की जरूरत है, एक मुआशी। हाँ, ये मेरा ख्याल है साहब ने भी कहा था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। और मेरा ख्याल है कि आपके तो लीडर शायद इसी बात के कायल हैं कि जी सब मिलके, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी तो ये स्पिरिट थी ना कि जी बार बार अपनी नफरतों में आप तीसरी कुव्वत को बुला लेते हैं तो सारा सिस्टम डिरेल हो जाता है। सही, अभी जैसे इस वक्त अगर हम अभी हवीद गुल साहब माशाल्लाह काफी जज्बाती लिहाज से हैं, पॉलिटिशियन है, बिल्कुल उन्होंने अपने जज्बाती लिहाज से, लेकिन हमारी एनर्जीज बजाय इसके कि हम बदलों के ऊपर आए, हम बेस्ट रिवेंज इज द डेमोक्रेसी, राइट। तो जमहूरियत, खराब तरीन जमहूरियत का एक ही हल है कि मजीद जमहूरियत, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैं इसमें बीबी साहब की एक हमारे लिए रोशन मिसाल है। मैं बिबल बेनजीर साहिबा को एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर समझता हूँ एक तरह से। कुछ मामला में भुट्टो सबसे भी बेहतर उन्हें रेट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उनको जो चैलेंजेस का सामना था अपनी टीनेज से लेके अपनी शहादत तक, और उनके खानदान को, वो किसी और लीडर को नहीं करना पड़ा। उनकी तो 40 महीने की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने उसके अंदर भी अपनी अपोजिशन का मुकाबला किया, उन्होंने दिल बड़ा किया। उस वक्त की अपोजिशन बहुत सख्त थी, जैसे कि वहीद गुल साहब ने भी कहा, बीबी साहिबा ने, उनकी जात के ऊपर अटैक होते थे, उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, सीओडी किया उन्हीं फोर्सेस के साथ जो कि उनके खिलाफ थी। और अब मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो भी लोग इस वक्त आपस में दस्तो गिरबान है, स्पेशली पॉलिटिकल क्लास, एस्टेब्लिशमेंट तो आसानी से नहीं सुधरेगी, उनको वो टाइम चाहिए होगा, लेकिन हमें आपस में हाथ मिलाने की जरूरत है ताकि हम लोगों के मफाद के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो हमारी जो डिवैल्यूएशन पावर जो 18वीं तरमीम में हमने मिलके की, और जो हमने सदारत से असेंबलियों में इख्तियार दी, और अब हम असेंबलियों से लोकल गवर्नमेंट की तरफ इख्तियार देने की जरूरत है ताकि फवायद अवाम को पहुंचे। तो मेरा ख्याल है हमें इस रोड मैप पे अमल करना चाहिए ताकि हम कुछ बेहतरी करें। सही बात। अच्छा वहीद गुल साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज बला है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें
इसका बड़ा चर्चा है। इससे बढ़कर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, अब शहबाज शरीफ साहब ने तो कल कह दिया जी हम अदालतों में पेश हैं, ये लेवल प्लेइंग मैं फील्ड वही कहने वाला था, मेरे अल्फाज आपने जी। मुंह से ले लिए हाँ। कि अभी कल ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, हम लोग और उनका ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, आगे हम अदालतों में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज अदालतें आज़ाद हैं तो यही सबसे बड़ी इत्मीनान की बात होती है कि जब आपकी अदालतें आज़ाद हों तो मामला जो है बेहतरी की तरफ जाते हैं। हर किसी को हक है ठीक कि है। वो अगर वो समझता है कि उसको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब वो पता नहीं क्या लेते हैं, तो अगर उनको किसी बात पे ये इतराज आता है तो यकीनन उनको जो है वो दरवाजा अदालत का खटखटाना पड़ता है। और बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अगर बात पीपल्स पार्टी की जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब, हम वर्ल्ड कप भी हार गए हैं और उसके बावजूद जो है वो इस वक्त पीसीबी के जो है वो चेयरमैन जो है वो मौजूद है। तो इससे बड़ी तो मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है किसी और क्या होगी। अच्छा, ये अब कैप्टन हाँ। साहब को भी हटा दिया गया है, बाबर आजम को भी हटा दिया गया है। अच्छा अदील राणा साहब, अब ये जो मैनिफेस्टोज आ रहे हैं इसमें जब आप बात करते हैं, वहीद गुल साहब भी, आप भी, कि एक हार्मनी हो आपस में, सियासी आपस में हम आहंगी हो, चलें अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना एक नज़रिया भी होता है, लेकिन एक नज़रिया बुनियादी तो सबका होना चाहिए, वो यही है कि इस कौम की तकदीर को संवारना है और नीयत से संवारना है, दिन रात मेहनत करनी है, जहानत के साथ नौजवानों को साथ लेके चलना है, सन्नतों को, ज़राअत को तरक्की देनी है। मुझे याद पड़ता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, वो बड़ा कामयाब हुआ था, जिसमें एक पूरा जामे प्रोग्राम था कि जी रूरल जो है बाकायदा उसको तरक्की दी जाए और इंटेग्रेटेड सिस्टम हो। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का मैकेनाइजेशन भी हो। वैसे तो ये हमारा यूएई और ये जो अब जाके कोई मुआहदे या MOUs हुए हैं कुवैत के साथ, तो उसमें फूड सिक्योरिटी का भी मुआहदा है, उसमें माइनिंग का भी है, IT का भी है, बैंकिंग का भी है। इसमें आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं आगे, यानी आप कौन सी समझते हैं कि आगे हुकूमतें हमारी लेके चलेंगी इस मिशन को? बिल्कुल सर, इसमें मेरा ख्याल है अगेन वही बात आती है कि जो अभी आने वाली हुकूमतें जिस तरह से एक ताना बाना बन चुका गया है एस्टेब्लिशमेंट में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी कोई सादा भी अक्सरियत हासिल करेगी, एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी। और अगर मखलूत हुकूमत नहीं भी बनती तब भी अपोजिशन का साथ होना बहुत जरूरी है। तो कुछ प्रिंसिपल्स जरूर डिफाइन करने की जरूरत है, एक कह लें कि कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रायोरिटीज जिनके ऊपर हर हुकूमत को काम करना चाहिए और उसमें आपस में चाहे जो भी पब्लिक के सामने करें, लेकिन उनके ऊपर जो गुफ्तगू है वो होनी चाहिए। अमेरिका की आप मिसाल लें, उनके यहाँ बहुत सख्त अपोजिशन आपस में थी, जंगें भी हुई साउथ और नॉर्थ की, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने वो आगे बढ़े उन प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन्होंने लॉज क्रिएट किए और ताकि मजीद एंटरप्रेन्योरशिप हो। इसी तरह ये जो आप बाहर के ममालिक के साथ हमारी बातचीत कर रहे हैं या आपने भुट्टो साहब के प्रोग्राम का हवाला दिया है, उस हवाले से इन प्रोग्राम्स को चलने की जरूरत है। एक तो हमें उसके लिए पैसा लगाने की जरूरत है जो कि कहीं और पे खर्च ना हो ऐसे गैर जरूरी बजट के ऊपर, और दूसरा ये कि इन मुल्कों को चाहिए कि जो ताल्लुकात इस्तवार करते हैं बाहर के, उनके साथ उनके लिए पूरे एक सेटअप बने, एक कमिटीज बने जो इसके ऊपर काम करें और उसको लेके आगे चलें। हम ये देखते हैं कि जो हमारा माइनिंग का एरिया है उसके ऊपर, या माइनिंग का, IT का ये जो एरिया और इस पे स्टूडेंट्स भी हैं, वो तो 80% ऑफ रेवेन्यू ला सकते हैं, तो एटलीस्ट उसके ऊपर तो फोकस किया जाए। तो मेरा ख्याल है तमाम पार्टीज को इकट्ठे करके इनके ऊपर जरूर अपने मंशूर में भी चीजें लेके आनी चाहिए और एक कलेक्टिव मंशूर भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। और ये अब ये बताएं कि CPEC पे जो प्रोग्रेस जारी है इसके बारे में आपकी क्या राय है कि CPEC तो एक बहुत बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट है हमारा? सर उसमें भी ऐसा मैं ये समझता हूँ कि काफी हद तक चीजें हाईजैक हो जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स गवर्नमेंट भी करती है। पिछली गवर्नमेंट ने जैसे कुछ किया, कुछ हम ये भी देखते हैं कि कुछ एक इदारा जिसके बहुत ज्यादा स्टेक आ जाते हैं हर चीज में, वो बहुत ज्यादा चीजें ले लेता है। जैसे हम ये देखते हैं कि जो हमारी रोड्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ नेटो की सप्लाई ने खराब कर दिया था और हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल ही रैकेज में तब्दील हो गया। हम कुछ नहीं ले सके क्योंकि हम एक खास इदारे को पूरा रूट दे रहे थे। तो अब अगर अभी हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी एक ही, उसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमी करके उन्हीं के उसमें जा रहा है और वो आम लोगों को फायदा नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल है कि उसका फायदा सिविलियंस तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ एक इदारे को पहले बांट दिया जाए, उसके बाद जो बचा कुछ है अगर वो सूबों के पास या अवाम के पास आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर तो
ये डायमेंशंस क्लियर हैं कि सिविलियंस को फायदा होना चाहिए और जहां पे उनकी जरूरत हो वहां पे उनकी जरूरत ली जाए, अदरवाइज सीपेक को आगे बढ़ाया जाए, फिर तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अदील साहब, ये जैसे सीपेक में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन साहिवाल कोल प्लांट है, उसमें हमारे नौजवान इंजीनियर जो हैं वो एम्प्लॉय हैं और भी अनस्किल्ड लेबर भी है और दीगर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स, अगर ये आगे काम को बढ़ाया जाए तो मेरा ख्याल है रोजगार के मौके भी मिलेंगे, वेल्थ क्रिएशन भी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, ये जो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो एनर्जी और फोर्सेस जो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने के लिए कुछ जो गैर सियासी जो अदाकार हैं, जैसे जरदारी साहब ने कहा, उनका मुकाबला करने के लिए जब खर्च होते हैं तो फिर हम इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। अगर नवाज शरीफ साहब की कंसिस्टेंसी चलती, जैसे वहीद गुल साहब ने कहा 5 साल की एक कंसिस्टेंट गवर्नमेंट चले, वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे और फिर उन्होंने तो कहा है कि जो भी आए वो चले, जो बिल्कुल ऐसा ही, तो यही जो भी है होना तो यही चाहिए। अपने 5 साल पूरे करें, अपोजिशन भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मखलूत हुकूमत बने या अपोजिशन स्ट्रांग हो, चलना सबने मिलकर ही है, तभी पाकिस्तान का फायदा है, नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर एनर्जीज को हम अपनी जज्बात को थोड़ा सा काबू में रखें और इकट्ठे लेके चलें, जो सियासी लोग हैं वो ही चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कंधा पेश ना करें एस्टेब्लिशमेंट को, तो मेरा ख्याल है कि फिर लोगों का फायदा हो सकता है, अदरवाइज एक बड़ी मुश्किल में ही हम रहेंगे। अच्छा वहीद गुल साहब, एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा मसला तो नहीं है जितना कि हम बना लेते हैं, मेरा ख्याल है। ये हुआ ज़रूर है कि माजी में कुछ ताले आज़मा लोग अहदेदार आए बड़े बड़े, उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम ही डैमेज भी कर दिया, उसको उल्टा भी दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम मिन हैसुल कौम सियासी हमारी तरबियत भी हो रही है और कुछ ना कुछ आगे जाके ये भी एक कुव्वत बनती जा रही है ना जी, अवामी। और ये मेरा इतना आसान नहीं होगा इस अवामी कुव्वत को बिल्कुल ही रोन डालना या नज़रअंदाज करना, माजी में होता रहा, इसमें कोई शक नहीं। ये आप सही कह रहे हैं, इतना बड़ा मसला तो नहीं है, मसला रहा है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप 2/3 अक्सरियत लेकर मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बन जाएं और आपको जो है वो बेटे से तनख्वाह ना लेने की तनख्वाह ली भी इसका तो गिला रहेगा, उसके मद के अंदर जो है वो आपको निकाल दिया जाए, इतना बड़ा मसला तो नहीं है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो है वो उन्होंने कत्ल भी ना किया हो और उनको जो है वो सजा जो है वो फांसी के तख्तेदार के ऊपर चढ़ा दी जाए, तो मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो जला वतना कर दिया जाए। इतना बड़ा मसला तो ये नहीं है, मसला ये तो आप बड़ा मसला जो है वो फिर उसके बाद जो है वो मुल्क की कोई भागदौड़ भी संभालने वाला ना हो और मईशत को जो है वो बिल्कुल जो है तबाह और बर्बाद जो है, और फिर इधर उधर देखा जाए कि आप इसको संभालें। तो मैं समझता हूँ, और फिर ये हो तो फिर मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया हुआ है कि अब या तो मुंतखब हुकूमतें जो अवाम मुंतखब करें वही हक के हुक्मरानी करेंगी, और या जो रोल इस तरह का किरदार अदा करके और फिर जो है वो सामने भी नहीं आते और जिम्मेदारी भी नहीं लेते। मैं समझता हूं कि अब ये कौम ये फैसला जो है वो कर लेना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अब एक सही सिमत की जानिब जो है मेरा ख्याल है कि फैसला हो चुका हुआ है, और वो चाहे वो जुडिशरी हो और एस्टेब्लिशमेंट हो, सब ने ये मिलकर ये फैसला किया हुआ है कि मुल्क को अब आगे की तरफ लेकर जाना सही ट्रैक पे चलाना। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिक फैसले आज हो रहे हैं उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का जो है। अच्छा वहीद गुल साहब, बातें बहुत उम्दा हो रही थी, लेकिन अब प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तो अदील राणा साहब, आपने बड़ा टाइम स्पेयर किया, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आपने ये सारी बातचीत सुनी, इसको सम अप इस तरह कर लिया जाए कि अब फैसला ऐसा हो चुका है कहीं ना कहीं पे, और उसमें बुनियादी तौर पे आवाम ही का बुनियादी किरदार है कि अब हमने वो इसको सही ट्रैक पे मुल्क को चलाना है, वो माजी के जो भी दाग हैं उनको अब मिटाना है और आगे बढ़ना है इन तमाम तर पिटफॉल्स का मुकाबला करते हुए, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये रोज़मर्रा की जो बहस मुबाहिसे हैं अनहेल्थी, इनमें से हमने निकलना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।